नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में अब तक हम हमारे 2 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम हमारी इस पुस्तक का अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3 जो है उसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो इस अध्याय में हम विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की चर्चा करने वाले हैं और आज हम इस अध्याय के पहले भाग को शुरू कर रहे हैं, जहां हम सामाजिक संस्थाओं का परिचय लेंगे और मूल सामाजिक संस्थाओं की चर्चा प्रारंभ करेंगे। हम में से प्रत्येक का एक व्यक्ति की तरह समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। तो बच्चों, पिछले अध्याय में ही हमने ये बात जानी थी कि हर व्यक्ति का समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। प्रत्येक की एक परिस्थिति और एक या अनेक भूमिकाएं होती हैं, लेकिन साधारणतः इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। बिल्कुल, परिस्थिति और भूमिका की चर्चा भी हमने पिछले अध्याय में की थी कि प्रत्येक व्यक्ति की एक परिस्थिति होती है और उससे जुड़ी हुई उसकी एक या कई सारी भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में इनका यानी हमारी भूमिकाओं का या परिस्थितियों का चुनाव करना प्रत्यक्षतः हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। ये भूमिकाएं चलचित्रों की भूमिकाओं की तरह नहीं होती, जिन्हें कोई अभिनेता अपनी इच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सके। तो बिल्कुल, ये भूमिकाएं वास्तविक भूमिकाएं हैं। ये चलचित्रों की भूमिका की तरह नहीं होती कि आप किसी भूमिका को करना चाहें तो आप उसे स्वीकार करें और नहीं करना चाहें तो आप मना कर दें या अस्वीकार कर दें। ऐसी संभावना वास्तविक जीवन में नहीं बनती है। यहाँ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो प्रतिबंधित और नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत करती हैं। तो यहाँ विभिन्न सामाजिक संस्थाएं होती हैं और ये सामाजिक संस्थाएं जो हैं ये प्रतिबंधित करती हैं, कुछ व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं, कुछ विशिष्ट व्यवहारों या क्रियाओं को दंडित भी करती हैं और अन्य को पुरस्कृत भी कर सकती हैं। सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बृहत या परिवार की तरह लघु हो सकती हैं। तो बिल्कुल, सामाजिक संस्थाएं कई तरह की हो सकती हैं और इसके आकार की यदि हम बात करें तो ये राज्य जितनी बृहत हो सकती है, बड़ी हो सकती है और किसी परिवार जितनी लघु या छोटी संस्था भी हो सकती है। इस अध्याय में हमारा परिचय सामाजिक संस्थाओं से होगा और यह भी बताया जाएगा कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में इनका अध्ययन किस प्रकार होता है। तो ये जो हमारा तीसरा अध्याय है, इसमें हम यह जान पाएंगे कि समाजशास्त्र में और सामाजिक मानव विज्ञान में सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। इस अध्याय में कुछ प्रमुख क्षेत्रों जिनमें महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह और नातेदारी, ख राजनीति, ग अर्थव्यवस्था, घ धर्म एवं ण शिक्षा होती है, इनका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तो ये अध्याय जो हम शुरू कर रहे हैं, इस अध्याय में कुछ प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का वर्णन किया गया है। ये प्रमुख सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं परिवार, विवाह तथा नातेदारी, इसी प्रकार राजनीति, इसी प्रकार अर्थव्यवस्था एक अलग सामाजिक संस्था है, धर्म अपने आप में एक अलग सामाजिक संस्था है और इसी प्रकार शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। तो इन्हीं सभी सामाजिक संस्थाओं का वर्णन हमारे इस अध्याय में हमें देखने को मिलेगा। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित तथा निरंतर कार्यचालन को इन नियमों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। तो वास्तव में यदि हम संस्था शब्द का अर्थ समझना चाहें तो हमें याद रखना है कि संस्था उसे कह सकते हैं या उसे कहा जा सकता है जो कुछ स्थापित कानून या प्रथा द्वारा संचालित नियम हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के स्वीकृत नियमों का पालन करते हुए कार्य करती है और ख़ास बात यह है कि उसके नियमित और निरंतर चलते रहने को, उसकी कार्य प्रणाली के चलते रहने को भी यहाँ एक आधार माना जाता है। तो बिल्कुल यदि हम उस संस्था की कार्य प्रणाली को समझना चाहते हैं तो जो स्वीकृत नियम हैं, जो किसी कानून या प्रथा के अनुसार हैं, उन स्वीकृत नियमों को जानना भी आवश्यक होता है।
संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। तो संस्थाएं जो हैं वो व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती हैं और साथ के साथ ये व्यक्तियों को कई प्रकार के अवसर भी प्रदान कर सकती हैं। संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यदि हम संस्थाओं को एक अलग दृष्टि से देखना चाहें तो संस्थाएं अपने आप में लक्ष्य के रूप में भी देखी जा सकती हैं। वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में माना है। तो यहाँ ये दृष्टि आपको भी ध्यान रखनी है कि वास्तव में लोगों ने परिवार को, धर्म को, राज्य को, यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य की तरह देखा है या माना है। समाजशास्त्र के अंतर्गत संकल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भिन्नताएं और विरोधाभास हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे विषय समाजशास्त्र में कई संकल्पनाओं को समझने के लिए अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और कई बार विरोधाभास भी देखने को मिलता है कि एक दृष्टिकोण से कोई विचार को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अन्य दृष्टिकोण से उसी विचार को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा परिचय प्रकार्यवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोण से भी कराया गया है। तो बिल्कुल हमने हमारे पिछले अध्यायों में इन दोनों दृष्टिकोणों की चर्चा की थी, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण और संघर्षवादी दृष्टिकोण। हमने यह भी देखा है कि कैसे उन्होंने एक ही विषय वस्तु को विभिन्नता से देखा, जैसे स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण। तो पिछले अध्याय में हमने स्तरीकरण के बारे में और सामाजिक नियंत्रण के बारे में अध्ययन किया है और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से प्रकार्यवादी विचारधारा और संघर्षवादी विचारधारा अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करती हैं, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में भी और सामाजिक नियंत्रण के बारे में भी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्न प्रकार की समझ है। तो बिल्कुल यहाँ हम कोई आश्चर्य नहीं रखते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, उसी प्रकार से सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्न प्रकार की समझ या विचार प्रस्तुत किए गए हैं। एक प्रकार्यवादी दृष्टि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखती है। तो यदि हम बात करें प्रकार्यवादी दृष्टि की या प्रकार्यवादी विचारधारा की, तो इस प्रकार्यवादी विचारधारा में सामाजिक संस्थाओं को किस रूप में देखा गया है। तो यहाँ सामाजिक संस्थाओं को कुछ विशिष्ट सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक प्रणाली के रूप में देखा गया है। तो इन विशेष गुणों के साथ में सामाजिक संस्थाओं की व्याख्या की गई है। तो इसके लिए निर्मित संबंधों की भूमिका और उसके जटिल ताने बाने के रूप में देखा गया है सामाजिक संस्थाओं को। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती है। तो यहाँ प्रकार्यवादी दृष्टि से हम ये जान पाते हैं कि ये सामाजिक संस्थाएं वास्तव में सामाजिक आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही विद्यमान हैं। इस प्रकार समाज में हमें औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं और इसी प्रकार आप ये भी समझें कि किसी भी समाज में हमें कुछ औपचारिक सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं और कुछ अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं। जैसे परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था के, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर कि यदि हम परिवार की और धर्म की बात करें तो ये अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं हैं, जबकि कानून और शिक्षा जो हैं ये बिल्कुल संहिताबद्ध है और इसी कारण से ये औपचारिक सामाजिक संस्थाएं हैं।
एक संघर्षवादी दृष्टि की मान्यता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। अब हम संघर्षवादी विचारधारा को या संघर्षवादी दृष्टिकोण को समझें तो उनका मत है, उनका मानना है कि किसी भी समाज में व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है, व्यक्तियों का स्थान अलग अलग होता है, या हम कहें कि कुछ व्यक्ति उच्च स्थान रखते हैं समाज में, कुछ व्यक्ति निम्न स्थान रखते हैं। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक हों, समाज के प्रभावशाली अनुभागों, चाहे वे वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हो, के हित में संचालित होती हैं। तो ये विचार है संघर्षवादी दृष्टिकोण का। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे कैसी भी हों, पारिवारिक सामाजिक संस्था हो या धार्मिक सामाजिक संस्था हो या राजनीतिक सामाजिक संस्था हो, आर्थिक हो या कानूनी हो, यहाँ तक कि शैक्षणिक सामाजिक संस्था भी वास्तव में समाज के प्रभावशाली अनुभागों के हित में ही संचालित होती है। अब ये जो समाज के प्रभावशाली भाग हैं या अनुभाग हैं, ये किसी भी संदर्भ में हो सकते हैं, वर्ग के संदर्भ में, जाति के संदर्भ में, जनजाति के संदर्भ में या लिंग के संदर्भ में। तो ये संघर्षवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि ये सामाजिक संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ समाज में उच्च स्तर रखने वाले लोगों के हितों के लिए ही कार्य करती है। प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, अपितु वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाएं। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण यह भी बताता है कि किसी भी समाज में जो प्रभावशाली सामाजिक अनुभाग हैं, उनका राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर तो प्रभुत्व रहता ही रहता है। इसके अतिरिक्त वे ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं, वे इस चीज़ को भी जटिलता से या दृढ़ता से लागू करना चाहते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाए, कि जिन लोगों के पास सत्ता है, जो शासक हैं, वे समाज में उच्च स्थान रखते हैं, वे राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व रखते हैं और वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संपूर्ण समाज पर उनके विचार ही कायम हो जाएं। यह विचार इससे बहुत भिन्न है कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। तो ये जो विचार था हम कहें प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का, कि किसी भी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, संघर्षवादी दृष्टिकोण इस विचार से काफ़ी अलग है। जैसे जैसे आप इस अध्याय का आगे अध्ययन करेंगे, देखिए कि क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं तथा अवसर भी प्रदान करती हैं। तो हम इस अध्याय का पूर्ण अध्ययन करेंगे और जैसे जैसे आप इस अध्याय का आगे अध्ययन करते जाएंगे, आपको ये देखना है कि क्या आप कोई ऐसे उदाहरण देख पाते हैं, आपको क्या ऐसे उदाहरण सोचने को मिलते हैं जहाँ पर सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं, यानी व्यक्तियों के व्यवहारों पर अपना नियंत्रण लागू करती हैं और साथ के साथ विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। आप यह भी देखें कि क्या वे समाज के विभिन्न अनुभागों पर असमान प्रभाव डालती हैं। तो बिल्कुल आपको साथ में यह भी सोचना है, यह भी देखना है कि क्या ये सामाजिक संस्थाएं समाज के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग या अनुभाग हैं, उन पर ये असमान प्रभाव डालती हैं या समान रूप से प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं, कैसे परिवार पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है। तो एक उदाहरण यहाँ पर प्रश्न के रूप में है कि किस प्रकार परिवार, जो कि एक सामाजिक संस्था है, पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है। तो आप सोचें इस बारे में कि कैसे परिवार अपने जो सदस्य हैं, जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, कैसे उनको नियंत्रित करता है, उनके व्यवहारों को दिशा प्रदान करता है और कैसे उन्हें विशिष्ट स्थितियों में अवसर भी प्रदान करता है। या राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेष सुविधा
सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती हैं। आप ये प्रश्न भी सोच सकते हैं, इसके बारे में भी अपने विचार उत्पन्न कर सकते हैं कि राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं, जो कि सामाजिक संस्थाएं ही हैं, ये विशेष सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों, जो कि समाज के दो अलग अलग अनुभाग हैं, कुछ लोग विशेष सुविधा प्राप्त हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही अधिकार विहीन हैं, तो इन पर कैसे अपना प्रभाव डालती हैं। क्या समान रूपी प्रभाव डालती हैं? क्या राजनीतिक संस्थाएं या कानूनी संस्थाएं जितना प्रभाव अधिकार विहीन व्यक्ति पर डालती हैं, उतना ही प्रभाव एक जो सुविधा प्राप्त व्यक्ति है उस पर डालती है, या ऐसा नहीं है? तो आपको बच्चों ये चिंतन भी करते जाना है। अब हम सबसे पहले परिवार, विवाह और नातेदारी की जो सामाजिक संस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शायद परिवार जितनी नैसर्गिक कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती है। तो शायद ये सच ही है कि परिवार जितनी नैसर्गिक या प्राकृतिक कोई भी अन्य सामाजिक संस्था नहीं होती है। प्राय हम यह मानने को तैयार रहते हैं कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवारों में हम रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिस परिवार में रहता है उसे ऐसा लगता है कि सभी परिवार इसी तरीके के होते हैं। तो हम में से सभी यह मानते हैं या यह मानने को तैयार रहते हैं कि हमारे परिवार जैसे ही सभी अन्य परिवार होते हैं। कोई और सामाजिक संस्था इतनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखती है। वास्तव में कोई और सामाजिक संस्था परिवार जितनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखाई देती। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में यह दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए कि कैसे विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण हैं। तो समाजशास्त्रियों ने और सामाजिक मानव विज्ञानियों ने लंबे समय तक, कई दशकों तक अलग अलग संस्कृतियों में जाकर क्षेत्रीय अनुसंधान किए और उन क्षेत्रीय अनुसंधानों के द्वारा वास्तव में उन्होंने क्या दर्शाया? उन्होंने यह दर्शाया कि विभिन्न समाजों में अलग अलग रूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी नाम की जो संस्थाएं हैं वे हर प्रकार के समाज में महत्व रखती हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार निजी क्षेत्र, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो कई सारे अनुसंधानों द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि परिवार नामक संस्था, जो कि वास्तव में बिल्कुल निजी क्षेत्र से संबंधित है, हर व्यक्ति के अपने अपने निजी क्षेत्र का संबंध है उसके परिवार से, ये कैसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से संबंध रखती है। अब ये आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाएं हैं, लेकिन परिवार का इन सभी से कुछ ना कुछ संबंध अवश्य होता है। प्रकार्यवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करते हैं। तो परिवार के संदर्भ में प्रकार्यवादियों का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है और ये कार्य समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को भी स्थायी, निरंतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का तर्क है कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। तो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण इस प्रकार से तर्क प्रस्तुत करता है कि यदि महिलाएं परिवार में देखभाल का कार्य करें, किसी भी परिवार विशेष में महिलाओं का कार्य सारे परिवार की देखभाल करना हो और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं, तो आधुनिक औद्योगिक समाज भी श्रेष्ठ कार्य निष्पादन कर सकता है या स्थायी रूप से अपनी कार्य प्रणाली सुनिश्चित कर सकता है। तथापि भारत में किए गए अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवारों को मूल होने की आवश्यकता नहीं है,
सिंह 1993। लेकिन भारत में कई अध्ययन किए गए और सिंह का 1993 का वक्तव्य है कि इन अध्ययनों द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुआ है वो यह है कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवार को इस प्रकार से मूल होने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो मूल विचार है परिवार का कि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष जीविका का अर्जन करें, ऐसी आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह एक विशिष्ट उदाहरण है जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी एक समाज विशेष के जो अनुभव हैं उन पर जो प्रवृत्ति निकल के आई है, उन अनुभवों के आधार पर उनका सभी समाजों के लिए सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अपने सामाजिक अनुभवों के आधार पर जो प्रवृत्तियां प्रदर्शित होती हैं वे किसी समाज विशेष पर ही लागू होती हों, यह भी संभव है। प्रकारवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। तो प्रकारवादियों का जो दृष्टिकोण है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ मूल परिवार को किसी भी औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी कर सकने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। तो बिल्कुल मूल परिवार की यहाँ चर्चा हो रही है। तो ऐसे मूल परिवार में घर का एक सदस्य जो कि पुरुष होता है वह घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य यानी कि महिला वह घर और बच्चों की देखभाल का कार्य करते हैं। व्यवहारिक रूप से मूल परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाले सहायक की तथा पत्नी की घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल रहती है। गिडिन्स 2001। तो गिडिन्स ने यहाँ इस प्रकारवादी दृष्टिकोण को रखा है कि यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसे मूल परिवार में जो विशिष्टीकरण है भूमिकाओं का वो इस प्रकार का है कि पति की तो एक सहायक की भूमिका है क्योंकि वो जीविका चलाता है, जीविका का अर्जन करता है, जबकि पत्नी की उस घरेलू संरचना में जो भूमिका है वो एक प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका है। तो इस प्रकार भूमिकाओं का विशिष्टीकरण कर दिया गया है प्रकारवादी दृष्टिकोण में। इस दृष्टि पर न केवल अनुचित लिंग भेद के कारण प्रश्न किया जा सकता है अपितु इतिहास और अनेक संस्कृतियों के आनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। तो यह जो दृष्टिकोण है प्रकारवादियों का, इस पर अनुचित लिंग भेद के कारण तो प्रश्न किया ही जा सकता है कि क्यों सदैव पुरुष जीविका का अर्जन करने का ही कार्य करेंगे और क्यों सदैव महिला घर पर रहकर परिवार की देखभाल का ही कार्य करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा प्रश्न उठता है वो यह है कि जब हम इतिहास और अनेक संस्कृतियों के आनुभविक जो अध्ययन हैं उनको देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि यह सत्य नहीं है। सभी संस्कृतियों में या सभी ऐतिहासिक कालों में पुरुष और महिलाओं की भूमिका इस प्रकार विशिष्टीकृत नहीं रही है। वास्तव में आप कार्य और अर्थव्यवस्था की चर्चा में देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योग में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो आगे बच्चों जब हम कार्य और अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे सामाजिक संस्थाओं के रूप में तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे जो समकालीन उद्योग हैं वहाँ पर महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। यानी पूर्ण जो श्रमिक बल है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का ही होता है। इस तरह का विभाजन यह भी सुझाता है कि पुरुष ही आवश्यक रूप से परिवार के मुखिया हैं और ये जो भूमिकाओं का विशिष्टीकरण है, ये जो विभाजन है कार्य का जो प्रकारवादी प्रस्तुत करते हैं वह यह भी सुझाता है कि इस प्रकार से पुरुष जो कि जीविका का अर्जन करता है वही आवश्यक रूप से किसी परिवार का मुखिया
होता है। नीचे दिया गया बॉक्स दर्शाता है कि यह अनिवार्यतः सत्य नहीं है। तो आगे हम बॉक्स देख रहे हैं जिसमें आप जानेंगे कि यह अनिवार्यतः सत्य नहीं है कि पुरुष ही किसी परिवार का मुख्य व्यक्ति हो, मुखिया हो। महिला प्रधान घर, जब पुरुष नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेतों के कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है। कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती हैं। यह स्थिति है कुछ ऐसे परिवारों की जहां पर पुरुष तो अपना कार्य करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में महिलाओं को अपने खेतों की देखभाल करनी पड़ती है, उन्हें हल चलाना पड़ता है और खेतों के सभी कार्यों का प्रबंध भी स्वयं करना पड़ता है। और कई बार तो ये महिलाएं अपने परिवार की, जो कि वहाँ उस गांव में रहता है, उसकी भरण पोषण करने वाली एकमात्र सदस्य होती हैं, यानी वे ही भरण पोषण का पूर्ण कार्य कर रही होती हैं। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है। विधवापन भी ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बना सकता है। तो ऐसे जो परिवार हैं ये महिला प्रधान घर कहलाते हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि विधवापन भी कई बार ऐसी पारिवारिक व्यवस्था उत्पन्न कर सकता है, यानी यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो विधवा स्त्री जो है वो स्वयं महिला प्रधान घर ही चला रही होती है। यह स्थिति पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने तथा अपनी पत्नियों, बच्चों और अन्य आश्रितों को धन न भेजने के कारण भी बन सकती है। तो ऐसी स्थिति तब भी बन सकती है जब पुरुष कोई दूसरा विवाह कर ले और उसके बाद अपनी पत्नी, बच्चों और जो भी अन्य आश्रित हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता ना करें, उन्हें धन ना भेजे। ऐसी स्थिति में महिला को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी पड़ती है। दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय में महिला प्रधान घर एक स्वीकृत मानक है। तो बिल्कुल जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो महिलाओं को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी होती है। उदाहरण के रूप में आप याद रखेंगे कि दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र और जो उत्तरी आंध्र प्रदेश हैं वहाँ पर कोलम जनजाति जो रहती है, वो कोलम जनजाति समुदाय में इस प्रकार के महिला प्रधान घर जो हैं वे उस संस्कृति में एक स्वीकृत मानक माने जाते हैं। परिवार के स्वरूप में परिवर्तन। अब हम चर्चा करेंगे कि परिवार के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं। भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर बदलाव के बारे में है। तो हमारे देश में परिवार में जो एक संस्था के रूप में परिवर्तन हुए हैं उसमें एक सबसे बड़ी बहस है, वो है मूल परिवार से संयुक्त परिवार के बदलाव की ओर। तथ्य यह है कि भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेषतः अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहे हैं। तो यदि हम सत्य जानना चाहें तो एक तथ्य निकल के आता है कि भारत में मूल परिवार बहुत पहले से ही रहे हैं और विशेषतः जो अभावग्रस्त जातियां या वर्ग हैं उनमें इस प्रकार के मूल परिवार हमेशा से पाए जाते हैं। समाजशास्त्री A.M. शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारक था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। समाजशास्त्री A.M. शाह का इस संदर्भ में एक कथन है। उनका मानना है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में संयुक्त परिवारों में लगातार वृद्धि हुई है और इसका जो मुख्य कारक वो मानते हैं वो यह है कि भारत में औसत आयु में भी बढ़ोतरी हो गई है। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के लोगों की औसत आयु बढ़ गई है और इस कारण से संयुक्त परिवारों की संख्या भी बढ़ी है। पुरुषों की आयु में यह वृद्धि 1941 से 50 से 1981-85 के दौरान 32.5 से 55.4 वर्ष हुई। तो पुरुषों की हम बात करें तो 1941 से 50 से और 1981 से 85 का जो दशक था इनमें 32.5 से यह औसत आयु बढ़कर हो गई 55.4 वर्ष।
तथा महिलाओं की आयु में 31.7 से 55.7 वर्ष हो गई थी। वहीं इसी दौरान यानी इसी काल में जो महिलाओं की आयु में वृद्धि हुई वो थी 31.7 वर्ष से 55.7 वर्ष। इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग लोगों यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई और इसका जो परिणाम था यानी औसत जो आयु है उसमें वृद्धि का जो परिणाम था वो स्पष्ट है कि बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ गई यानी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ गई थी और इसी कारण से अब संयुक्त परिवारों की संख्या भी बढ़ने लगी। शाह लिखते हैं कि हमें यह पूछना होगा कि ये वृद्ध किस तरह के घरों में रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि उनमें से अधिकतर संयुक्त घरों में रहते हैं। शाह 1998। तो इस स्थिति के बाद शाह का मानना है कि हमें ये प्रश्न पूछना होगा कि ये जो आयु में बढ़ोतरी के कारण वृद्धों की संख्या बढ़ी है तो ये हमें पूछना होगा कि ये वृद्ध किस तरह के घरों में रहते हैं और मैं ये मानता हूँ कि उनमें से अधिकतर संयुक्त घरों में रहते हैं। तो शाह ने कहा कि मेरा ये मानना है कि इनमें से अधिकतर लोग संयुक्त परिवारों में निवास करते हैं। यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें इस सामान्य बौद्धिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध सावधान करता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। तो यह पुनः जो हमने अभी चर्चा की शाह के कथन की तो यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है वो हमें वास्तव में सामान्य बौद्धिक प्रभाव पर इस तरीके के बौद्धिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध सावधान करता है कि हमें किसी भी इस तरीके के प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। यानी कुछ जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वहाँ कहा जाता है कि संयुक्त परिवार तेजी से भारत में कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार का बौद्धिक सामान्य बौद्धिक प्रभाव जो है वो समाजशास्त्रियों द्वारा आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह हमें सावधानीपूर्वक तुलनात्मक और आनुभविक अध्ययनों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क करता है और यह तथ्य वास्तव में हमें यानी समाजशास्त्रियों को एक तुलनात्मक और आनुभविक अध्ययनों की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसकी ओर भी सतर्क करता है या जागृत करता है। किस तरह विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। तो यहाँ इन तुलनात्मक अध्ययनों में अनुभविक अध्ययनों में हम यह पता लगाने की चेष्टा कर सकते हैं कि किस तरीके से विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में मातृ स्थानिक हैं और कुछ पितृस्थानिक। तो यदि आवास के नियमों के अनुसार हम बात करें तो कुछ समाज अपने विवाह और जो पारिवारिक प्रथाएं हैं उसके आधार पर मातृस्थानिक कहलाते हैं और कुछ परिवार होते हैं पितृस्थानिक। मातृस्थानिक परिवार में नवदंपति पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं जबकि दूसरी स्थिति में नवदंपति पति के अभिभावकों के साथ रहते हैं। तो ये दो प्रकार के परिवार जो हैं आवास के आधार पर उन्हें हमें ध्यान रखना है। तो मातृस्थानिक परिवार में जो नवविवाहित होते हैं नवदंपति होते हैं वे पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं। वहीं पितृस्थानिक जो परिवार होते हैं उसमें नवविवाहित या नवदंपति जो होता है वो पति के अभिभावकों के साथ ही रहता है। पितृतंत्रात्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव पुरुषों के पास होते हैं जबकि मातृतंत्रात्मक परिवारों में निर्णय लेने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। इसी प्रकार हम पितृतंत्रात्मक और मातृतंत्रात्मक परिवारों की भी बात कर सकते हैं। जो पितृतंत्रात्मक परिवार होते हैं उन परिवारों में अधिकतर जो भी अधिकार हैं प्रभाव हैं वो पुरुषों के पास होते हैं जबकि जो मातृतंत्रात्मक परिवार होते हैं
वहाँ निर्णय लेने में या किसी विशेष प्रकार के कार्य करने में जो प्रभावशाली भूमिका होती है वो महिलाओं की होती है। मातृवंशीय समाज मौजूद है, पर मातृतंत्रीय समाजों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्री अब तक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि मातृवंशीय समाज तो मौजूद हैं, जहां पर कि वंश जो है वो महिलाओं के आधार पर आगे बढ़ता है या संपत्ति का अधिकार महिलाओं से महिलाओं को जाता है, लेकिन मातृतंत्रीय समाजों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे समाज जहां पर परिवारों में निर्णय लेने का अधिकार या मुख्य भूमिका जो है वो महिलाओं की हो, ऐसे परिवारों के बारे में हम दावा नहीं कर सकते। ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही विद्यमान है। परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। परिवार जो हैं वे अन्य सामाजिक क्षेत्रों और विभिन्न पारिवारिक परिवर्तनों से भी संबंधित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्राय हम परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीतिक से भिन्न और अलग देखते हैं। तो बिल्कुल सत्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में तो अपने परिवार को अन्य सभी क्षेत्रों यानी आर्थिक या राजनीतिक से बिल्कुल अलग इकाई के रूप में देखते हैं। फिर भी आप स्वयं देखेंगे कि परिवार, ग्रह, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज से गहरे जुड़े हुए हैं। तो आगे जो चर्चा होगी वहाँ आप इस बात को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे कि परिवार, ग्रह, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज की जो संस्थाएं हैं या समाज के जो अन्य अंग हैं उनसे गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। एक रोचक उदाहरण जर्मन एकीकरण के अज्ञात परिणामों का है। तो परिवार का समाज के अन्य अंगों से जो संबंध है उसका एक रोचक उदाहरण है जर्मन एकीकरण के पश्चात जो अज्ञात परिणाम हुए उसका। 1990 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेज़ी से गिरावट आई, क्योंकि नए जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। तो 1990 के दशक में जब जर्मन एकीकरण हुआ तो उसके बाद जर्मनी में जो विवाह प्रणाली है उसमें अत्यंत तेज़ी से गिरावट आई, यानी लोग विवाह नहीं कर रहे थे। और इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो नया एकीकृत जर्मन राज्य बना उसने एकीकरण से पहले ही जो परिवारों को प्राप्त संरक्षण था और जो भी परिवारों के कल्याण की योजनाएं थी उन सभी को रद्द कर दिया था। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों में आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न हुई और इस आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के मद्देनज़र ही लोग विवाह से ही इनकार करने लगे और विवाहों में तेज़ी से कमी होने लगी। इसे अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रभाव एक अज्ञात या अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है। इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती है। तो इस उदाहरण के फलस्वरूप आप समझ पा रहे हैं कि बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार में और नातेदारी जैसी संस्थाओं में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में परिवर्तन की जो दिशा है ये सभी देशों में और साथ के साथ सभी क्षेत्रों में हमेशा एक जैसी होना संभव नहीं होती है। हालांकि इस परिवर्तन का यह भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और संरचना पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। परिवर्तन और निरंतरता सहवर्ती होते हैं, लेकिन इस प्रकार के परिवर्तनों का यह अर्थ भी नहीं होता है कि जो पुरानी संरचना है, पिछले मानक हैं, वो पूरी तरीके से ही नष्ट हो जाएं। यह कभी भी नहीं होता। इसके विपरीत ये जो परिवर्तन और निरंतरता हैं ये सहवर्ती होते हैं, यानी साथ साथ चलते रहते हैं। परिवार किस तरह लिंगवादी है। तो अब परिवार जो है वो वास्तव में
किस कारण से लिंगवादी हैं, यह चर्चा भी हमें करनी है। इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी, परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा। बिल्कुल समाज विशेष में यह विश्वास बना हुआ है, बना रहता है कि लड़का जो है वो वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा, उन्हें साथ रखेगा, जबकि लड़की तो विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी। तो इस विचार के साथ कई परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा लड़कियों की तुलना में। जीव विज्ञान के इस तथ्य के बावजूद कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अवसर बेहतर होते हैं, भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी। तो जीव विज्ञान में शोध द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां जन्म लेती हैं उनके जीवित रहने की संभावना या अवसर काफ़ी अधिक होते हैं। तो ये तथ्य शोध द्वारा मौजूद होने के बावजूद भी भारत में यदि हम आंकड़ों पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि अल्पायु समूह में ही लड़कियों की जो मृत्यु दर है वो लड़कों से काफ़ी अधिक रही। यहाँ इस तालिका के द्वारा हम इन आंकड़ों पर दृष्टि डाल सकते हैं। तो भारत में 1901 से 2011 के बीच का लिंगानुपात इस तालिका में प्रदर्शित है। एक तरफ वर्ष दिखाया गया है, दूसरी तरफ लिंगानुपात है। 1901 में ये लिंगानुपात था 972। तो 972 एक काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। उसके बाद आप देखिए कि ये निरंतर कम होता गया। 1911 में हुआ 964, 1921 में हुआ 955, 1931 में हुआ 950, 1941 में हुआ 945 और 1951 में हुआ 946। देखिए किस प्रकार बढ़ते हुए समय के साथ लिंगानुपात में निरंतर कमी आती जा रही है। 1961 में यह और कम हो गया 941, 1971 में यह लिंगानुपात हुआ 930, 1981 में कुछ 4 बिंदु की वृद्धि हुई, यह हुआ 934, 1991 में पुनः कमी आई और ये हुआ 926, 2001 में कुछ बढ़कर ये हुआ 933 और 2011 में कुछ बिंदु बढ़कर ये हुआ 940। लेकिन फिर भी यदि आप 1901, 1911 की तुलना करते हैं 2011 से, तो आप देख पा रहे हैं कि निरंतर इस लिंगानुपात में कमी होती जा रही है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। अब बच्चों एक छोटा सा क्रियाकलाप आपको यहाँ पर करना है। तो एक तेलुगु अभिकथन है, एक लड़की का पालन करना दूसरे के आंगन में पौधे को पानी देने के बराबर है। तो एक तेलुगु विचार है, अभिकथन है, जिसमें कहा गया है कि एक लड़की का पालन करना तो वास्तव में किसी दूसरे के आंगन में पौधे को पानी देने के बराबर है। जिस प्रकार हम किसी दूसरे ही व्यक्ति के पौधे को पानी देते रहें, हमें उससे कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला, उसी प्रकार एक लड़की का पालन हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहेगी, वो तो किसी दूसरे के घर में चली जाएगी। ऐसी या इसके विपरीत कहावतों का पता लगाइए। चर्चा कीजिए कि कैसे प्रसिद्ध कहावतों में समाज की सामाजिक व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चों, आपको आपके समाज में, आपके आसपास जो इस प्रकार की या इसके विपरीत अगर कोई कहावतें विद्यमान है तो उनके बारे में पता लगाना है, और साथ ही आपको चर्चा भी करनी है कि किस प्रकार ऐसी प्रसिद्ध कहावतों में समाज की जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, जो विचारधारा बनी हुई है, उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंगानुपात में एकाएक गिरावट होने लगी। बाल लिंगानुपात 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 934 से कम होकर 2011 में 919 हो गया। बिल्कुल
आप देखें कि कन्या भ्रूण हत्याओं की जो संख्या है वो बढ़ती रही और इन घटनाओं के कारण लिंगानुपात में एकाएक भारी गिरावट देखने को मिली। जैसे बाल लिंगानुपात यदि हम चर्चा करें 1991 में जो था वो प्रति 1000 लड़कों पर 934 था, जो कि कम होकर के 2011 में सिर्फ 919 ही रह गया। बाल लिंगानुपात में प्रतिशत गिरावट अत्यधिक चौंकाने वाली है। समृद्ध राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी अधिक खराब है। तो ये जो प्रतिशत गिरावट आप देख रहे हैं बाल लिंगानुपात में, ये काफ़ी चौंकाने वाली है। और ख़ासकर जो हमारे देश के समृद्ध राज्य है, जो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा खराब है, यानी वहाँ यह आंकड़ा और भी कम है। पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात 846 हो गया है। तो पंजाब में यदि हम बाल लिंगानुपात की बात करें तो वहाँ 1000 लड़कों पर सिर्फ 846 लड़कियां ही मौजूद हैं। वहीं हरियाणा के कुछ ज़िलों में यह 800 से भी कम हो गया है। वहीं हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर यह बाल लिंगानुपात 800 से भी कम हो चुका है। तो बिल्कुल ये भयावह एक प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज के हमारे इस भाग में हमने परिवार नामक जो संस्था है उसकी चर्चा प्रारंभ की है। तो आज का भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। हम हमारे इस अध्याय का अध्ययन करना जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।